हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के सैम्पल पेपर की प्रॉपर एनालिसिस एंड सॉल्यूशन देखने वाले हैं, राइट। इस सैम्पल पेपर का आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये एक टेम्पलेट है जिसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड जो है वो 80 है, राइट, क्योंकि इस बार आपके दो टर्म्स नहीं हो रहे, एक ही टर्म होगा। और टाइम अलॉटेड इज 3 आवर्स, तो टाइम बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा आज तक कभी किसी बच्चे को, तो टाइम की टेंशन तो लेनी नहीं है। हाँ, सीबीएसई ने इस बार क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मार्किंग स्कीम की भी जो पीडीएफ है वो डाली है, सो दैट कि आप जान सके कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना पड़ता है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इस वीडियो में हम वन ऑन वन हर क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे और उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। बिफोर दैट देखते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन कितने आते हैं। देखो, क्वेश्चन जो है टोटल में आपके 39 होंगे, राइट, 39 क्वेश्चन। और टोटल आपके क्वेश्चन पेपर के 5 सेक्शन है। तो टर्म वन टर्म टू अलग अलग तो नहीं हो रहे, समझ लो कि कंबाइन हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही होंगे। सेक्शन ए जो है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, मींस 20 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू होगा और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि वेरी शॉर्ट होंगे, बट एमसीक्यू नहीं होगा वो, और 2 मार्क्स होगा हर क्वेश्चन का। सेक्शन सी में यू विल हैव 7 क्वेश्चन जो कि अब वेरी शॉर्ट से हम शॉर्ट पे आए। लेकिन हाँ, सेक्शन बी में एक बात मैं बता दूं कि आपका वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स। जब क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो तो वर्ड लिमिट होता है 30 to 50 वर्ड्स। सेक्शन सी जो है ना उसमें 7 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ऑब्वियसली वर्ड लिमिट यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो ये 50 to 80 वर्ड्स आपको इस रेंज में लिखना है। पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे बट दिस विल बी लॉन्ग आंसर टाइप। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। कहीं कहीं आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, आइदर दिस और दैट। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपकी वर्ड लिमिट 80 to 120 है। यू शुड नॉट मिस द कीवर्ड्स। जब हम आंसर लिखते हैं ना तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताऊंगी कि कहाँ पे कौन से कीवर्ड को लिखना है। अब आते हैं सेक्शन ई में। यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी कि ओवरऑल 80 मार्क्स का आपका पेपर है, राइट। अब लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, चेंज इन द कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप। ये आप जब चैप्टर पढ़ोगे एसिड बेस तब आप पढ़ोगे कि लिटमस जो है वो कलर चेंज कब शो करेगा, जब लिटमस मॉइस्ट होगा। यानी कि एसिड, कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है, जब वहां पर वाटर प्रेजेंट हो। क्यों? एसिड एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगा, जब वो H प्लस आयन लिबरेट करेगा। और H प्लस आयन वो कब लिबरेट करेगा, जब मीडियम क्या होगा, एक्वस होगा। यानी कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एसिड टू शो एसिडिक बिहेवियर। तो ऑप्शन क्या है कि ये एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगा, यानी कि लिटमस एसिडिक बिहेवियर शो करने का मतलब लिटमस अपना कलर कब चेंज करेगा। लिटमस H प्लस आयन के हिसाब से कलर चेंज करता है, राइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, या इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस। लिटमस को एसिड बेस की भाषा समझ नहीं आती, उसको H प्लस की भाषा समझ में आती है। H प्लस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ लिटमस which acts as indicator. Litmus is an indicator, but यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आंसर सही क्या है, प्रेजेंस ऑफ H प्लस। यानी कि लिटमस कलर चेंज तभी शो करेगा जब उसको हाइड्रोजन आयन मिलेगा, राइट। हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन आयन जब वाटर में मिल जाता है तो बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। आई शो यू। H प्लस जब वाटर से मिलता है H2O से तो बनता है H3O प्लस। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम एक ही चीज है। तो इसके प्रेजेंस में ही कोई भी लिटमस जो है वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन को कितना भी टर्न एंड ट्विस्ट के साथ आए तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। MnO2 MnCl2 में बदल रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन इससे छूट रहा है। ऑक्सीजन यानी कि रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। तो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ए और बी दोनों में दिखा रहा है MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू MnCl2 व्हिच इज गुड। अब HCl क्या हो रहा है, देखो एक रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हो।
तो HCl हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Cl2, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ोगे केमिस्ट्री के, कि मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, ठीक है, उसको बर्न किया जा रहा है और नीचे यहाँ पर वॉच ग्लास है, इसमें कुछ डिपॉजिट हो रहा है। ये मैग्नीशियम बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब इसको बर्न करते हैं तो व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, इसको आप याद रखिएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे दिस वे आए या दैट वे आए। मैग्नीशियम एक मेटल है, उसको जब हम बर्न करते हैं ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट होता है, जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम चश्मे पहनते हैं जब हम इसको बर्न करते हैं और फेस से दूर रखते हैं टांग को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। सो ये ऑप्शन जो है सी, वो यही बता रहा है कि मैग्नीशियम बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। सो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विथ रेफरेंस टू 4 गैसेस, यहाँ पे 4 गैसेस दिए हुए हैं, हमें इस टेबल में दिखाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। CO2 के लिए बच्चों याद रखना, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अभी आपको ज्यादा पता नहीं है, तो CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। आप ये तो जानते हो ना कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में CO2 रहता है और एसिडिक फीलिंग आती है आपको, एसिडिटी टाइप, तो एसिडिक गैस वो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पे आपको दोनों ही बता रहा है कि वो एसिडिक गैस है। अब आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब किसी भी फ्यूल को इनकम्प्लीट कंबशन देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता है, तो CO2 के बदले वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बी में आप देखो कि ये भी सही गया, ये भी सही गया। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो है पानी को साफ करने का डिसइंफेक्टेंट है वो, तो वाटर ट्रीटमेंट में यहाँ पर ये सही जा रहा है, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं और CO2 आउट करते हैं, तो इट इज द प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, तो CO2। सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपने एक कॉपर कॉइन को टेस्ट ट्यूब में प्लेस किया है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर कॉइन को डाला है, राइट, कंटेनिंग फेरस, ग्रीन फेरस सल्फेट, इसमें फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, ठीक है। आपने कॉपर डाल दिया तो क्या होगा, ये ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा या नहीं चेंज होगा? देखो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे ना, आप सब, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, अभी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तो देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा कि कॉपर अगर आयरन को यहाँ से हटाएगा तो क्या बन सकता है, CuSO4 प्लस आयरन। लेकिन इसके लिए कॉपर को ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सल्फेट है वो आयरन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब इससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज आएगी तब तो सल्फेट को आयरन से हटा के खुद वहां जाए। तो इस ताकत का जो नॉलेज है वो आपको कहाँ से मिलता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर को हटा सकता है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है आयरन से, तो कॉपर की कैपेसिटी नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो भाई जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो कलर चेंज क्या होगा, कलर चेंज भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है हमारा, रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज, क्योंकि कॉपर, हाँ, लेकिन अगर आपने कॉपर सल्फेट में आयरन डाला होता तो चेंज इन कलर जरूर होता, क्योंकि आयरन के पास कैपेसिटी है कॉपर को हटाने, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अनीता एडेड अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड। याद रखो एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक है, ठीक है। पीएच जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का कम होता है और वीक एसिड का ज्यादा होता है। तो अनीता ने क्या किया है, एक ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट HCl को पीएच पेपर पे लगाया है, ठीक है, और कलर आया है। अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच कम होगा ना, तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वीक एसिड, और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच क्या होगा, लो होगा, और एसिटिक एसिड का पीएच हाई होगा, राइट। जो ऑप्शन बता रहा है हमारा, ऑप्शन ए बता रहा है पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ HCl, सही है। हम यही जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड लो पीएच, वीक एसिड हायर पीएच। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। यहाँ पर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। देखो ये ऑप्शन ए है,
यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऑप्शन बी में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑप्शन सी में सिंगल बॉन्ड्स हैं और ऑप्शन डी में भी सिंगल बॉन्ड्स हैं। पहला ऑप्शन है ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो ए तो भाई अनसैचुरेटेड है, लेकिन बी में देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल, ये तो कार्बन ऑक्सीजन है ना, इस लिहाज से ये सही नहीं है। सी डी कह रहा है दे आर सैचुरेटेड, सी एंड डी आर सैचुरेटेड। सी तो सैचुरेटेड है, यहाँ पर ये जो है अब यहाँ पर ऑक्सीजन आया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी फिट नहीं है। ऑप्शन सी देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। ये जो है क्या है, इथीन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज इथीन। इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इथेन बन जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास दिस इज इथीन, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन डाला, यहाँ पर ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन है, तो अब ये 2 हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, बन क्या जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन ईच। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इथीन बदल गया इथेन में। आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ी है तो शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट। यहाँ पे आंसर्स भी गिवन है, ये आपकी सीबीएसई ने ही दिए है ये आंसर्स। देन कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ योर लीफ। तो पूछा जा रहा है कि 4 सेक्शन है, अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन, तो पूछा जा रहा है कौन से सेक्शन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। एक तो आप जानते हो कि लीफ के नीचे साइड पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, पोर्शन 2 और पोर्शन 3, यहाँ पे जो होगा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। तो जो ऑप्शन वो बताए, ऑप्शन बी कह रहा है भाई, तो वहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। डायग्राम्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आपके बायोलॉजी का। देखो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, बेलजार में हमारा एक प्लांट है, यहाँ पर एक सब्सटेंस है एक्स, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है, आंख मूंद के बता देना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करता है। दिस कैन बी आस्क्ड एंड हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रहा है कि इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है, अगर टॉल के लिए मैं कैपिटल टी जीनोटाइप लूं, ठीक है, तो ड्वार्फ के लिए क्या होगा, स्मॉल टी, राइट। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विल बी टॉल। देखो F1 तो पूरा ही टॉल होगा, क्योंकि ये जो देगा हमें 2 कैपिटल टी देगा, ठीक है, और ये वाला हमें देगा 2 स्मॉल टी। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, टी 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 टी, ये भी और ये भी, ठीक है, तो ये जो है अब इसको भी दोनों के साथ अगर कराए तो सारे के सारे टॉल हैं, सारे टॉल है, यानी कि 100% टॉल है। ये है हमारा F1 जनरेशन, राइट। F2 जनरेशन में क्या करेंगे हम, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से भी हमें 2 जीनोटाइप्स मिलेंगे, यहाँ से भी हमें 2 जीनोटाइप्स मिलेंगे, ठीक है। अब इनकी जो ब्रीडिंग कराओगे, क्रॉस ब्रीडिंग, तो एक होगा ये प्योर टॉल, 2 होंगे हाइब्रिड टॉल और एक होगा ड्वार्फ, यानी कि 4 में से 3 कितना हो गया, 75% आपका हो गया टॉल। तो पहले में 100% F1 में और F2 में, दिस इज योर F2 जनरेशन, तो 75% है। तो विच ऑप्शन इज सेइंग दैट, ऑप्शन नंबर डी। तो इस हिसाब से ये क्रॉस ब्रीडिंग आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये फिगर देख के आपको बताना है ट्रॉपिक मूवमेंट किसमें अप्रोप्रिएटली दिखाया गया है। देखो शूट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, रूट को नीचे की तरफ। ऑप्शन ए में रूट तो नीचे जा ही रहा है, शूट भी नीचे जा रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन बी में रूट और शूट दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये भी गलत है। सी में देखो रूट नीचे जा रहा है, शूट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी कि रूट जियोट्रोपिज्म दिखा रहा है और शूट जो है वो फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है। सो दिस इज परफेक्ट, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। द डायग्राम यहाँ पर पॉलिनेशन दिखा रहा है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेरिएशन कब पॉसिबल है।
जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन के चांसेस कम होंगे ना, क्योंकि सेम जीनोटाइप होगा। दो अलग अलग प्लांट अगर आपस में पॉलिनेट करें तो वेरिएशन के चांसेस बढ़ेंगे, विच इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी और डी में क्या है, इस प्लांट और इस प्लांट के बीच क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से मैक्सिमम चांसेस हैं वेरिएशन के, तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट, यानी कि आपने एक सर्किट को ऑन रखा है ताकि वायर हॉट हो जाए। एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस का क्या, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के दो पोल्स हैं, इसके बीच एक देखो आपने एक वायर लगाया हुआ है, ठीक है, तो मैग्नेट है, हमने वायर लगाया। आप ये जानते हो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में साथ रहते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, द पोल ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज ओवर, तो हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन शोज दैट फोर्स किन किन डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है। तो आपने अगर बुक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि करंट के डायरेक्शन को चेंज करोगे, एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ, यानी कि एक बार नॉर्थ की तरफ एक बार साउथ की तरफ, तो आइदर द वे पॉसिबल है, तो देयर आर टू वेज। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज अ मेटल कोर और ऊपर में प्लास्टिक इंसुलेशन है, यहाँ पर एक वायर है, मेटल कोर है, मतलब यानी कि ये मेटल है, ऊपर से प्लास्टिक इंसुलेशन जैसे किसी भी वायर में रहता है, इसकी लेंथ L है और विड्थ D है। तो अब कहा जा रहा है कि अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड। अब देखो रेजिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम 1/एरिया लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब लेंथ बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस घटेगा जब एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ने का मतलब डायमीटर का बढ़ना, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो ये कह रहा है कि डायमीटर पे डिपेंड करता है, अगर डायमीटर को बढ़ा दो यानी कि एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस को क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following pattern correctly describes the magnetic field around a long wire? एक लॉन्ग वायर के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो सर्कुलर होता है, ये याद रखना, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि अगर फील्ड लाइंस चेक की जाए, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट जो आपके बुक में भी है, तो सर्कुलर शेप होता है, इट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मीन्स मेनी सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, तो ऑप्शन नंबर डी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर। अब है नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन बी, 17 से 20 वाले क्वेश्चन जो है असर्शन एंड रीजनिंग के हैं, मतलब ए असर्शन है और आर जो है वो रीजन है। अगर दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट है असर्शन का तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी होगा, असर्शन सही है रीजन फॉल्स है तो सी होगा, असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो डी होगा। लेट अस सी 17th क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये याद रखना कि सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करते हैं हम इस फोटोग्राफी में, राइट। रीजन कहता है कि लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक तो ये रीजन नहीं है, और रिएक्शन लाइट कब देते हैं, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी रिलीज होती है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और ये रीजन फॉल्स है, तो दैट इज वाई हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर बैठेगा करेक्ट, ऑप्शन सी, राइट, यहाँ पर ऑप्शन सी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाइट इन अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, हमारी बॉडी में हाइट ही नहीं, किसी भी प्लांट में एनिमल में
हाइट के अलावा हर फैक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है और जीन एंजाइम से गाइडेड होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब रीजन क्या कह रहा है इसमें कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। हमारे जितने भी प्रोटीन बनते हैं ना, सबके लिए हमारे बॉडी में डीएनए है। डीएनए बताता है कि भाई कौन सा प्रोटीन कब रिलीज होगा। इसका मतलब असर्शन एंड रीजनिंग दोनों सही है एंड रीजन जो है वो करेक्ट है। Explanation of the assertion. Question number 19. Amphibians can tolerate mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Of course, they can. इसका मतलब ये assertion सही है। Reason है कि amphibians have two chambered heart. No, amphibians have three chambered heart. तो reason is false. तो answer C है। Amphibians के पास दो atria और एक ventricle होता है। तो reason इसका गलत है। Question number 20 में देखते हैं। Assertion कह रहा है कि on freely suspending a current carrying solenoid it comes to rest in north and south direction. ये तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी solenoid, किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेगा। रीजन दे रहा है कि वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड अदर एज साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बिल्कुल सही। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए। देखो आइदर सी और ए मिला है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज सेक्शन बी। दैट वाज नॉट सेक्शन बी, दिस इज सेक्शन बी, क्योंकि 1 से 20 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, राइट। अब आते हैं सेक्शन बी। ये शॉर्ट आंसर है, मीन्स वेरी शॉर्ट, 2 मार्क्स के हैं। अब आपको आंसर का लाइन एंड लेंथ देखना है कि कितना होगा। ये क्वेश्चन है कि अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस ऑफ वाटर। अब इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो आपको जब भी कभी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाला क्वेश्चन आए तो समझ लो कि CO2 वहां पर है और लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक तो एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्लेक्ड लाइम। जब ये CO2 से रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये वो सब्सटेंस है जो मिल्कीनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखो इसके आपको 1 नंबर है, इस एक्सप्लेनेशन का 1 नंबर है और इस रिएक्शन का 1 नंबर है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन तो दे देते हैं, रिएक्शन जब तक पूछा नहीं जाए नहीं देते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में रिएक्शन भी लिखने को पूछा गया है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब भी बनेगा लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो इसको बिल्कुल याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन में आपको और भी है कि अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला कर लो। यहाँ पे 4 मेटल दिए हुए हैं। कीर्ति ने एसिड ऐड किया है टू द 4 मेटल्स और उसने रिकॉर्ड किया अपने ऑब्जर्वेशन को कि किसमें गैस रिलीज हुई है किसमें नहीं। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो गैस रिलीज होती है विच इज H2। अगर मेटल नहीं कर पाएगा रिएक्ट तभी गैस रिलीज नहीं होगी। तो इसने कहा कॉपर में हुआ, आयरन में हुआ, मैग्नीशियम में नहीं हुआ और जिंक में हुआ, ठीक है। लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन में फ्लॉज है, तो आपको बताना पड़ेगा किस में होगा और किस में नहीं। तो देखो आयरन में होगा, आयरन जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो H2 रिलीज होगी। जिंक जब रिएक्ट करेगा तो भी H2 रिलीज होगी। कॉपर रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम करेगा, यहाँ पर नो है इसलिए ये गलत है क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है। सो द वे दे हैव रिटन, इसी तरीके से आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 1 नंबर इस थ्योरी के लिए और 1 नंबर इस रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन, गिव 4 एग्जांपल। 4 नंबर का है, 4 एग्जांपल्स, तो यानी कि हर एग्जांपल हाफ मार्क्स का है। तो बीटिंग ऑफ हार्ट जो है इट इज एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन एंड इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन रिफ्लेक्स क्या है, इट इज अ सडन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, राइट। तो दूसरा पॉइंट हम ये देंगे कि हार्ट बीट जो है वो स्टिमुलस से गाइडेड नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्टिमुलस से बेस्ड है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि बीटिंग ऑफ हार्ट जो है वो ब्रेन रेगुलेट करता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर बीटिंग ऑफ हार्ट में स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, स्केलेटल मसल ही इन्वॉल्व होते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है पॉइंट कि बीटिंग ऑफ हार्ट कभी रुकती है क्या? नहीं रुकती ना। तो यानी कि जब तक हम हैं तब तक हार्ट बीट करेगा। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये तो इमरजेंसी पे डिपेंड करती है ना। मान लो एक गर्म प्लेट है, आपने टच कर दिया तो आप हाथ पीछे करोगे, दिस इज योर रिस्पॉन्स, ये रिफ्लेक्स है। अगर किसी के सामने स्नेक आ जाए तो फटाफट से पीछे हो जाएंगे, फ्राइटन हो जाएंगे, सोचेंगे नहीं, क्योंकि ब्रेन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ये काम करता है। तो ये हमेशा तो नहीं होता ना, तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है। और बीटिंग ऑफ हार्ट इज अ स्लो प्रोसेस, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है इज वेरी क्विक। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, यू कैन राइट 4 ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट का अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए तो वो ऑयली क्यों नहीं खा सकता? 2 नंबर का है, यानी कि 2 पॉइंट आपको बताने हैं। एक पॉइंट बता के निकलोगे तो नंबर कटेंगे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू राइट। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सैंपल में दिया गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जाम में नहीं आ सकता है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। तो गॉल ब्लैडर, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑयल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि गॉल ब्लैडर में कोई ऐसा सब्सटेंस होता होगा जिसके रहने से इमल्सिफिकेशन होता होगा। तो गॉल ब्लैडर में क्या है भाई? गॉल ब्लैडर में बाइल प्रेजेंट होता है जो कि इमल्सिफाई कर देता है फैट्स को। इस इंफॉर्मेशन के आपको मिलेंगे 1 नंबर। इसके बाद आप बताओगे कि इसके एब्सेंस में क्या होगा, कि फैट का डाइजेशन बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम फैट खाएंगे तो हमारा डाइजेशन नहीं होगा, सो डाइट गेट्स रेस्ट्रिक्टेड। तो आप देख सकते हो कि कितने कितने लिखने पे आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। 24th question, name the substance other than water that are reabsorbed during urine formation. What are the 2 parameters that decides the amount of water being absorbed in the kidney? 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो ऊपर वाले का 1 मार्क्स है, नीचे वाले का भी 1 मार्क्स है। तो सब्सटेंस कम से कम 2 सब्सटेंस के नाम लेने हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट। इनमें से किसी 2 का नाम आप ले सकते हो वाटर के अलावा। अब ये कह रहा है कि क्या 2 पैरामीटर है जो डिसाइड करेंगे यूरिन के, यानी कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। एक तो अमाउंट ऑफ वाटर और दूसरा अमाउंट ऑफ वेस्ट जो हमारे बॉडी में है, दोनों ही डिसाइड करेगा। तो देखो ये टोटल 1 मार्क्स का था ना, तो दोनों ही के हाफ हाफ मार्क्स हैं, यानी कि 2 पैरामीटर्स जो हैं उसमें दोनों लिखोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख सकते हो कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिज्म से और ये डिस्पर्स हो रही है, isn't it? White light splits into 7 colors. This process is dispersion. ये पूछ ही रहा है कि इस प्रोसेस का नाम बताओ। तो विच ऑफ द, और इन दोनों लाइट के हिसाब से बताओ, स्टेट द प्रोसेस। और एक्सप्लेन भी करना है इस डायग्राम से कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो देखो लाइट 7 कलर में बटेगी, विबग्योर, वेब GYOR। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जो सबसे कम बेंड हो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे कम बेंड क्या होगी, येलो, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, राइट। और ब्लू सबसे ज्यादा बेंड हुई है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम। दिस प्रोसेस इज डिस्पर्सन। तो आप डिस्पर्सन का डेफिनेशन दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। और इस बेंडिंग और इस वेवलेंथ को कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओगे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी उस हिसाब से हमारा येलो लाइट जो है वो हमारा आंसर होगा। येलो लाइट इज ग्रेटर देन, वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट विल बी ग्रेटर। इसमें ऑप्शन भी है, इफ यू गेट कंफ्यूज हियर यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ये है रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। कह रहा है कि एक व्हाइट लाइट आएगा, फिर से व्हाइट लाइट बनाने के लिए आप प्रिज्म को कैसे रखोगे। यहाँ से व्हाइट लाइट आई, 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, ये 7 कलर्स यहाँ पे मिल करके फिर से व्हाइट लाइट बनाएगा, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पर गिवन है। तो हाउ विल यू यूज द 2 प्रिज्म्स, आप कैसे यूज करोगे, एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, इट इज मेंशन। डायग्राम का 1 नंबर है, क्लीन डायग्राम बनाना है, जैसा मैंने बनाया है वैसा नहीं बनाना। अब यहाँ पर देखो, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द 2 प्रिज्म नीड्स टू बी इक्वल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों ही लेंस का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बराबर रखो, राइट। जब पहला प्रिज्म है जिस पे व्हाइट लाइट फॉल की, इट विल स्प्लिट, इजंट इट, स्प्लिट। अब ये सारे के सारे कलर्स अब इस पे फॉल कर रहे हैं, अब ये फिर से यूनाइट होके व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का 1 नंबर और इस डायग्राम का 1 नंबर। Now come to question number 26. A lot of waste is generated in neighborhood. However, almost all of it is biodegradable.
व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द इन्वायरमेंट और द ह्यूमन हेल्थ, ये 2 नंबर का है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या आप लिखोगे कि ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, सबसे पहली बात, अगर इनको हटाया ना जाए तो एक तो बैड स्मेल आएगी, फाउल स्मेल, और उसमें से गैसेस रिलीज होंगी। दूसरा कि अगर ऐसी चीजें एकत्रित होंगी तो क्या होगा, अनहाइजेनिक कंडीशन में जर्म्स ब्रीड करेंगे। तो ये 2 बातें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया जा रहा है कि ए कंबाइंस विद बी सी टू फॉर्म ए सी एंड बी। इसका मतलब ए ने बी सी में से बी को हटा दिया और खुद सी के साथ जुड़ गया, बन गया ए सी, और बी बेचारा अकेला हो गया। तो इस तरीके को क्या कहेंगे, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बी में देखो ए बी साथ थे और सी डी साथ थे, तो उन्होंने आपस में दोस्त बदल लिए, ए चला गया सी के साथ, बी चला गया डी के साथ, तो दोनों ने डिस्प्लेस कर लिया, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल देना है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई सा भी एक रिएक्शन आप एग्जाम में लिखोगे। यहाँ पर बैलेंसिंग इज नॉट नीडेड, बिना बैलेंस किए भी लिख सकते हो आप। नो, हियर यू हैव टू राइट द बैलेंस, नो यू हैव टू राइट द बैलेंस इक्वेशन। जहाँ पे नहीं गिवन हो वहां पर बैलेंस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पर बैलेंस करना। क्वेश्चन नंबर 28, ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें हमने क्या क्या, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हमें पूछा जा रहा है। ब्राइन का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक को जब पानी में मिलाते हैं तो बनता है ब्राइन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस चल रही है नमक की, तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व या एट कैथोड एंड एनोड। तो ये सब याद रखोगे कि एनोड पे मिलेगा हमें क्लोरीन, कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और अल्कली दोनों मिलती है। अल्कली का मतलब क्या होता है, बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। तो अब तीसरा पार्ट क्या है कि हमें रिएक्शन दिखाना है। देखो NaCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है ये अल्कली, दिस इज योर अल्कली, ये है क्लोरीन और ये है हाइड्रोजन। तो क्लोर अल्कली इसको इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो एनोड पे मिलेगा, दिस विल बी डिपॉजिटेड एट एनोड एंड दिस एट कैथोड। तो ये आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। और देखो 3 नंबर है, एक एक मार्क्स फॉर एक एक क्वेश्चन। यस 29, द लीव्स ऑफ प्लांट वर कवर्ड विद एल्युमिनियम फॉयल। अब कैसे अफेक्ट करेगा ये प्लांट के फिजियोलॉजी को, ज्यादातर बच्चे 1 पॉइंट लेके छोड़ना चाहेंगे, लेकिन यू सी हियर 3 नंबर का है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि 3 नंबर का 3 पॉइंट तो चाहिए। लीफ को, अगर किसी लीफ के ऊपर मैं एल्युमिनियम फॉयल से इसको कवर कर दूं तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो लिखोगे इस चीज को। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, उसका आफ्टर इफेक्ट कि वो फूड नहीं बनाएगा, फूड नहीं बनाएगा तो ग्लूकोज नहीं होगा प्लांट में। तो अगर ये कवर्ड है तो रेस्पिरेशन भी नहीं करेगा, सो नो ऑक्सीजन इनटेक। उसके अलावा और प्रोसेसेस क्या होते हैं, लीफ जो है वो ट्रांसपायर भी करता है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, नो अपवर्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। और टेम्परेचर रेगुलेशन जो होता है, वाटर के ट्रांसपिरेशन से प्लांट में टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, देन यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि 3 नंबर का है। अगर आपको ये ना आता हो तो आप और में लिख सकते हैं। और का क्वेश्चन, हाउ इज लिम्फ एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड। आप जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ोगे। और अगर लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाए तो कैसे इफेक्ट करेगा ह्यूमन बॉडी को, इलाबोरेट, यानी कि आपको अच्छे से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर गिवन है कि किस किस के कैसे मार्क्स हैं। लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इतना लिखोगे तो 1 नंबर, ठीक है। ये कैरी करते हैं इन चीजों का, एक्सेस, एंड ये ड्रेन कर देता है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू ब्लड, यानी कि ब्लड में वापस से ले आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरा पॉइंट है, ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा, तो it will lead to water retention, and blockage will lead to water retention and poor fat absorption in the body। फैट एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर हो जाएगा, यानी कि वो यूरिन से फिर पास आउट होने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, रोहित wants to have an erect image of an object having converging mirror। converging mirror मतलब ये वाला मिरर है आपका converging। फोकल लेंथ गिवन है 40,
तो कह रहा है कि स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जस्टिफाई। तो बच्चों यहाँ पर गिवन है 40। हाँ, इमेज है एरेक्ट। ये जब इमेज पढ़ोगे लेंस और मिरर तो आपको पोजीशंस याद करने पड़ेंगे, किस पोजीशन पे कैसा इमेज बनता है। तो ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो इस मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर हम पोल और फोकस के बीच रखते हैं, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, इसके बीच ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो मिलेगी ना हमें इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, और पीछे मिलेगी मिरर की। तो ये पोजीशन हम जानते हैं, सो यू नीड टू नो द रे डायग्राम एज वेल, ठीक है, क्योंकि बी क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि रे डायग्राम भी बनाना है आपको। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हम अगर 0 से 40 के बीच रखें, यानी कि पोल से फोकस के बीच रखें, तो इमेज हमारा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगा, राइट। बी पार्ट है रे डायग्राम। तीसरा पार्ट क्या है, स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर। अब जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करे तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर सकते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको टीथ को देखने के लिए, बहुत सारे यूजेस हैं, शेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। अगला क्वेश्चन फिर से फिजिक्स से है। लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इज बीइंग यूज्ड बाय देवाश्री इन अ लेबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25, जो किसी का भी होता है लीस्ट डिस्टेंस 25। पूछ रहा व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ग्लास। तो एंड दूसरा पार्ट है, शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज। अब कह रहे हैं ट्राइज टू रीड, शी इज अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन। फर्स्ट पार्ट पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू होता है। हमारे पास v गिवन है, v इज -25, यहाँ पे बताया गया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फोकल लेंथ गिवन है 5। अब मैग्निफिकेशन निकालना है, तो हमारे पास v है, u आना चाहिए। u कैसे आएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है ना 1 बाई, यहाँ पे गिवन है v -1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। हमारे पास फोकल लेंथ है, v है, हमें u निकालना है। तो देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी लिख दिया, 1 बाई एफ लिख दिया। कैलकुलेट करोगे तो u आ जाएगा -25/6। अब मैग्निफिकेशन में v बाई यू डाल दो। v हमारा ऑलरेडी गिवन है -25, ये -25 डिवाइडेड बाई u, तो योर आंसर विल बी 6। तो ऑब्जेक्ट विल बी मैग्निफाइड 6 टाइम्स। अब ये जो पार्ट बी है इसका, ये वाला और ये वाला एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर अवे है तो क्यों नहीं दिखा, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस हमारा 25 है ना, तो उससे नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें नहीं दिखेगा ठीक से। आप ट्राई करके देखो कि 25 से नजदीक अगर रखोगे तो आप रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हमें दिखाई देता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमारा इनफाइनाइट होता है अगर हमारी आंखें सही है तो। क्वेश्चन नंबर 32, स्टूडेंट फिक्सेस अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, एक ड्राइंग बोर्ड है, इस पे ही प्लेसेस अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट रख दिया स्टूडेंट ने नॉर्थ साउथ, और उसने कुछ आयरन स्प्रिंकल कर दिए, आयरन के पार्टिकल्स, ठीक है। जो कि ये बार मैग्नेट है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो आयरन फिलिंग्स है इट विल ओरिएंट, ये अपने आप को थोड़ा सा ओरिएंट कर लेगा अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो पार्ट 1 कहता है कि व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स, क्योंकि हर आयरन का जो टुकड़ा है वो मैग्नेटिक फील्ड में है ना, क्योंकि ये बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जितने आयरन के टुकड़े हैं, मतलब आयरन फिलिंग्स है, वो दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, तो वो अपने आप को ओरिएंट करते हैं एक डायरेक्शन में। तो उसी से क्या होता है, फील्ड लाइंस, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बननी शुरू हो जाती है। अब पूछ रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये जो ओरिएंटेशन है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और इन लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में मर्ज होते हैं। अब तीसरा है स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। एक तो है कि नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और साउथ में मर्ज होती हैं। दूसरा, पोल के पास जो होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है क्योंकि ज्यादा लाइंस होती हैं, और पोल से दूर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों?
क्योंकि जब दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो यानी कि एक ही पॉइंट पे हमारे दो डायरेक्शन होंगे, जो पॉसिबल नहीं होता। अब इसका ऑप्शन भी है, इफ यू डोंट नो द अपर पार्ट आप नीचे वाला लिख सकते हो कि अब कॉम्पास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, आप अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। एक कॉम्पास की निडल है, एक करंट कैरिंग वायर के पास एक कॉम्पास का निडल है, ठीक है, ये वायर है, ये निडल है। तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब इसके निडल को ओरिएंट हो जाना चाहिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो जैसे करंट में, वायर में करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का मतलब इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, राइट। दूसरा, अगर हम मैग्नेटिक कॉम्पास निडल को वायर से दूर ले जाएं तो क्या होगा? वायर से जैसे दूर ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ओजोन लेयर इज गेटिंग डैमेज्ड, और ये हमारे लिए बड़ा कंसर्न है। व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? ओजोन लेयर क्या करता है? हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है, जो कि स्किन डिजीज यानी कि स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। तो इसके आपको 1 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि व्हाट आर इट्स कॉजेज, किसकी वजह से होता है। हम जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, उसमें ना रेफ्रिजरेंट्स होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सब की वजह से ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड। दूसरा नंबर मिलेगा। तीसरा है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या किया है, मेनी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज में रूल बना दिए हैं कि आपको इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, टू लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीएफसी, ठीक है, इसके प्रोडक्शन और यूजेस को लिमिट कर दिया गया। तो ऐसे लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। कमिंग टू सेक्शन डी, यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स है, मीन्स 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, सो यू हैव टू राइट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, सृष्टि heated ethanol with a compound A in presence of few drops of conc H2SO4 and observed a sweet smelling substance B। याद रखो, जब ईस्टर बनता है यानी कि एसिड जब अल्कोहल से मिलता है तो ईस्टर बनता है, ईस्टर इज हैविंग स्वीट स्मेल। तो हमारे पास अल्कोहल तो है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कंपाउंड ए विल बी एसिड, ओके। अब when B is treated with sodium hydroxide, it gives back ethanol and a compound C। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा, इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड ए है वो किसके साथ रिएक्ट करे? इथेनॉल के साथ। तो कंपाउंड ए मस्ट बी एसिड, सो इट इज इथेनोइक एसिड। कंपाउंड सी क्या होगा? कंपाउंड सी इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम रिएक्शन देखेंगे। ये देखो, ये इस एसिटिक एसिड है यानी कि इथेनोइक एसिड, और ये है इथेनॉल। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो ये बनता है, ये हमारा ईस्टर है, ठीक है, और वाटर रिलीज होती है। इसी ईस्टर को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो बनता है सोडियम एसीटेट और अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, वो बता रहा था कि आप रिएक्शन लिखिए, तो यू हैव टू राइट द रिएक्शन एज वेल। पार्ट बी कह रहा है कि वन यूज ऑफ ए एंड बी। ए जो है वो आपका क्या है? विनेगर बनाने का काम करेगा, इट इज विनेगर, तो प्रिजर्वेटिव के काम आता है ये। बी जो है वो इट इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम या फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है। तो ये इसके यूजेस हैं। इसका और पार्ट भी है कि अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला करेंगे। तो ये रिएक्शंस इस बार आपको करने हैं, पिछली बार इतने रिएक्शंस नहीं थे, ये सब सिलेबस से बाहर था। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्क H2SO4 व्हेन इट इज हीटेड विद इथेनॉल? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, इथेनॉल को जब कॉन्क H2SO4 के साथ 443 पे रिएक्ट कराते हैं तो बन गया हमारा C2H4। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या करता है? इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वाटर के रिमूवल का काम करता है। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि रेशियो बाय मिस्टेक फॉरगॉट टू लेवल द टू टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। याद रहे, ये दोनों जब मिलेंगे तो ईस्टर बनेगा।
सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस करेक्टली। आपको क्लास 10th में दो ही गैसेस आइडेंटिफाई करने हैं, या तो हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस सब्सटेंस यानी कि एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करोगे तो CO2 ऑब्वियसली रिलीज होगा, ये भी होगा सोडियम एसिटेट एंड वाटर, बट CO2 क्या होता है ना, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो अगर यहाँ पर लाइम वाटर लेके आओगे तो क्या होगा, इट विल टर्न मिल्की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि CO2 रिलीज हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रैगमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपको प्रॉपर लिखना है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, ए वाला जो है वो 2 नंबर का है, बी जो है वो 3 नंबर का है। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, छोटे जैसे अमीबा है, एक सेल से 2 सेल में बदल गए, ठीक है, सिंपल था। एग्रीगेशन ऑफ, या इससे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म होगा एग्रीगेशन ऑफ सेल्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो है या फिर कोई जो बड़ा एनिमल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो है सेल जो है वो हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो चुका है, सेल टिश्यू में बदल गया है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से फिर हम इंडिविजुअल। तो इतना कॉम्प्लेक्स चीज है ना ये बॉडी, इसीलिए अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक फ्रैगमेंट से पूरा का पूरा सेल या पूरी की पूरी बॉडी बन जाए। सो दिस इज impractical, you have to tell that. Next is sexual maturation of reproductive tissue and organ are necessary link for reproduction. ये 3 नंबर का यानी कि 3 बातें इसमें बतानी है। सबसे पहली बात ये बतानी है कि yes, sexual maturation of reproductive tissue is necessary link for reproduction. Why? Because there needs to be development of germ cells. Germ cells develop होंगे तो ही organism can reproduce, and reproduction is necessary for continuity as well. दूसरा, if reproductive cells are formed, then there are some changes in the bodies of organism, and that period is called puberty, right? So second point होगा puberty, और third point होगा what are the changes that are observed in a boy or a girl during puberty, so that you have to mention here. इसका और भी है कि if you don't know that आप ये लिख सकते हो। क्वेश्चन ए है, हाउ आर वेरिएशंस यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज अ ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द नीच। यानी कि इफ नीच वेयर ड्रास्टिकली ऑल्टर, द पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, वाइप्ड आउट हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहीं पे हमें फूड मिलता है, एवरीथिंग मिलता है, अगर वहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस आ गए तो एनिमल की डेथ की चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउएवर इफ सम वेरिएशन वेयर प्रेजेंट in a few individual in these population, then there will be some chances for survival. कभी कभी अगर कुछ अच्छे चेंजेस आ जाते हैं ना तो सर्वाइवल में हेल्प होती है। सो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द यूटेरस एंड प्लासेंटा आर नेसेसरी कंडीशंस, प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ये बहुत बार पूछा गया है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको ये जो है टोटल 3 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर बी। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द एम्ब्रियो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है इसी से, फ्रॉम द मदर्स फूड, और हेल्प कौन करता है उसमें, प्लासेंटा, इट इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंटेन्स विलाई, विलाई होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, राइट, तो सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है। एंड चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। तो इतनी बातें आप लिखोगे क्योंकि ये 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36, ये एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी लाइंस होते हैं ना वो पैरेलल, आपको लग रहा होगा ना, यहाँ पे 5 सेक्शन है, A 1 2 3 4 5, सब पैरेलली कनेक्टेड होंगे। डोमेस्टिक सर्किट ऑलवेज पैरेलल, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि इस पिक्चर में 5 यूजेबल स्पेसेस हैं। हाउस होल्ड करंट जो होता है, वोल्टेज होता है 220, वो फिक्स है। करंट यहाँ पर 22 एम्पियर का आ रहा है, इस पिक्चर से हमें ये पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछ रहा है कि क्या है मोड ऑफ यहाँ पर कनेक्शन, तो ये आइदर सीरीज होता है या पैरेलल, लेकिन ये आप जान लो कि हाउस होल्ड सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है। और क्यों होता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
तो हम यहाँ पर सिर्फ बताएंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि स्पेसेस 5 एंड सी जो है, जो 5 एंड 4 है सॉरी, उनके रेजिस्टेंसेस सेम है। मान लिया कि वो आर है, सेम है, हमें नहीं पता तो आर मान लिया आर ओम। 3 एंड 2 हैव 20 एंड 30 ओम, तो 3 और 2 का पता है 30 एंड 20। अब ये कह रहा है स्पेस 1 का जो है दैट इज डबल ऑफ 5, तो 5 का हमने आर माना था तो स्पेस 1 का 2 आर मान लेते हैं, राइट। करंट गिवन है 22 एम्पियर, वोल्टेज है 220। अब हमें यहाँ पर निकालना है करंट इन द स्पेस 3। अच्छा वो क्वेश्चन सी है, पहले हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ 5। तो देखो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मालूम निकालने आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला है। अब R1 पता है कि 2R है तो लिख दिया 2R, R2 पता है 30 तो लिख दिया 30, R3 20, R4 और R5 R है। अब इन सब का एलसीएम लो, एलसीएम लोग आएगा 60R। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 60R डिवाइडेड बाई 150 प्लस 5R, ठीक है। तो एक R इक्विवेलेंट हमें मिल गया। दूसरा V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो यहाँ से भी R मिल गया, वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज इज 220 और करंट है 22, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 220/22, ये भी है R इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से जब हम इक्वेट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 150 ओम, राइट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो और इसके बाद इंडिविजुअल करंट्स भी आप निकाल सकते हो। V इज इक्वल टू IR से वोल्टेज गिवन है 220, राइट। जैसे स्पेस 3 है, स्पेस 3 का आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, तो V इज इक्वल टू IR से आप करंट निकालो, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज क्या दिया हुआ है 220, और यहाँ पे स्पेस 3 का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, 20 कर दिया 11 एम्पियर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा ये सेक्शन ई है, यहाँ पे 37th क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड स्टडी। देखने में बड़ा भारी भरकम है बट विच इज़ वेरी इजी। यहाँ पर है कि दो स्टूडेंट ने दो ऑब्जेक्ट्स नेल और थिन प्लेट को मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखा, एयर के कांटेक्ट में। एंड देखो रस्टिंग से पहले उन्होंने दोनों का वेट लिया। नेल जो था वो 3 ग्राम था, थिन प्लेट 6 ग्राम था। कुछ दिन इसको पानी के कांटेक्ट में रखने के बाद नेल का मास बढ़ के हो गया 3.15 और थिन प्लेट का हो गया 6.33। अब पूछ रहे रीजन, रस्टिंग तो दोनों में हुई है ना, लेकिन प्लेट का मास ज्यादा है और सरफेस एरिया ज्यादा है, तो और नेल क्या होगा छोटा सा होगा, तो सरफेस एरिया कम है तो रस्टिंग भी कम होगी, इसलिए थोड़ा ही बड़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब दूसरे सेटअप में कह रहा है कि नेल के ऊपर अगर हमने जिंक कोट कर दिया तो उस प्रोसेस का नाम बताओ। किसी भी जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रस्टिंग से बचाने का काम करती है। रस्टिंग से हम कैसे बच सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, एलोइंग, क्रोमियम प्लेटिंग, इस तरीके से बच सकते हैं। इसका और भी गिवन है कि यहाँ पे 4 सब्सटेंसेस हैं। ये एक बकेट है, आयरन बकेट इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक। अब आपको इसमें चारों में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ आयरन रस्टिंग विल अकर मोस्ट। सबसे ज़्यादा रस्टिंग किस में होगी, जिसमें सबसे कम प्रोटेक्शन है। पहला वाला जो है आयरन बकेट वो जिंक से इलेक्ट्रोप्लेटेड है, यानी कि यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन हो रखा है, तो यहाँ पर रस्टिंग के चांसेस बहुत कम है। बी में देखो यह है इलेक्ट्रिसिटी केबल जिसके ऊपर कवर्ड विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अगर एक लेयर कहीं लगा हुआ है ना तो वो फर्दर कोरोजन नहीं होने देता, तो ये भी सेफ है, यहाँ पर भी रस्टिंग के चांसेस बहुत कम है। सी में क्या कह रहा है, ये आयरन हिंज ऑन अ गेट। आयरन हिंज जो है ये अनप्रोटेक्टेड है तो इस पर रस्टिंग फटाफट होगी, एयर है, मॉइस्चर है। डी, डी है ये वाला, ये है पेंटेड आयरन फेंस, है तो आयरन लेकिन पेंट चढ़ा हुआ है तो ये भी प्रोटेक्टेड है, तो अनप्रोटेक्टेड है सी, तो यहाँ पर रस्टिंग सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कह रहा है कि पूजा हैज ग्रीन आईज व्हाइल हर फादर एंड ब्रदर हैज ब्लैक आईज। ये याद रखना, वैसे भी ग्रीन आई जो होता है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। अब Pooja's husband Ravi has black eyes while his mother has green eyes and father has black eyes.
तो अब पूछ रहे इस बेसिस पर बताओ कि कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव ट्रेट लग रहा है। जो ट्रेट ज्यादा दिखता है वो डोमिनेंट होता है, जो कम दिखता है वो रिसेसिव। तो यहाँ पर ग्रीन कलर कम दिख रहा है तो ग्रीन कलर आई रिसेसिव है, वाइल जो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे मान लो कि बी है ब्लैक कलर, तो किसी का जेनेटिक ये मेकअप ये हो या ये हो तो वो उसका आई कलर ब्लैक होगा। अब ये होमोजाइगस जब होगा ये तो ही होगा ये ग्रीन कलर की आंख, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पूजाज ब्रदर आई कलर। पूजा ब्रदर का आई कलर देखो ये तो नहीं पता क्योंकि पूजा जो है वो ग्रीन आइड है, ठीक है। तो ग्रीन आइड होने का मतलब उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन स्मॉल बी है, यानी कि दोनों ही पेरेंट्स में स्मॉल बी है, ठीक है। पूजाज ब्रदर की आंखें ब्लैक तो है लेकिन दोनों ही पेरेंट के पास रिसेसिव जीन है ये वाला, तो पूजा के ब्रदर के चांसेस हैं आइदर वो ब्लैक बी होगा या ये होगा, ठीक है। अब what is the possibility of offsprings of Pooja and Ravi will have green eye? तो possibility that the offspring of Pooja and Ravi will have green eye, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे जेनेटिक क्रॉस दिखाना होगा, दिखाओगे तो नंबर मिलेगा। एक का जेनेटिक मेकअप अगर मान लो कि ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक आइड है, और जो ग्रीन आइड है पूजा तो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है स्मॉल बी। तो ये अगर इसको अगर क्रॉस कराएं तो एक होगा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो दिस इज द जेनेटिक क्रॉस जिससे आपको एक नंबर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि 50% जो हो गया ब्लैक हो गया और ये 50% जो है वो ग्रीन हो गया, राइट। अब और ऑप्शन सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पूजाज ब्रदर आर ग्रीन आइड विद हेल्प ऑफ क्रॉस आपको दिखाना है। तो एग्जैक्टली अभी जो क्रॉस हमने यहाँ पे देखा इसी क्रॉस को आपको यहाँ पे दिखाना है क्योंकि ये और क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर एक स्लाइड प्रोजेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप इस पिक्चर में, यहाँ से लाइट प्रोजेक्टर आपने जरूर देखा होगा, यहाँ से लाइट निकल रही है। यहाँ पर पिक्चर जो होती है वो मैग्नीफाइड दिखती है। इन्वर्टेड यहाँ पर बता रहा है कि इस प्रोजेक्टर का इमेज जो होगा वो 500 टाइम्स एनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड इमेज है ऑन अ स्क्रीन ऑफ 10 मीटर अवे। अब आप उसको पढ़ने में बहुत भारी भरकम लग रहा है बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अब कह रहे हैं बेस्ड ऑन द टेक्स्ट हमें बताना है कि लेंस किस टाइप का होगा। प्रोजेक्टर में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेंस इज अ कॉन्वेक्स टाइप, आप देख के भी पता कर सकते हो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। अब पूछ रहा है कि अगर V इज द सिंबल फॉर इमेज एंड U इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्वियसली होता है। विथ वन ऑफ द रीजन स्टेट व्हाट विल बी द साइन ऑफ V by U। V by U जो होगा नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज रियल है, रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि स्लाइड प्रोजेक्ट हैज कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ गिवन है 20, ठीक है, एंड इट इज स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21, यानी कि उल्टा रखा हुआ है, इन्वर्टेड। How far away the screen be placed from the slide project that the lens so that the slide is in focus। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f लगा दिया हमने 1/20। अब यहाँ पर 1/v हमें निकालना है, तो हमें हमारे पास ये डेटा था तो यहाँ से हमें v मिल गया 420 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपसे रे डायग्राम पूछा जाए, ठीक है, तो ये है यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन अ स्लाइड इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस एंड द इमेज इज फॉर्म 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि इमेज इधर कहीं बना है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 14, यानी कि फोकस के बियॉन्ड कहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो बियॉन्ड है तो f और 2f के बीच कहीं पर होगा, तो f और 2f के बीच रख के जो इमेज डायग्राम है, रे डायग्राम, उसको आप बनाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे बच्चों जो आपके सैम्पल पेपर्स में दिए हुए थे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से लिख सको। मार्किंग स्कीम दी हुई है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली कि आपको कितना लिखना है। कई बार आपको आता रहता है बट आप एक्सप्रेस नहीं करते पूरा पूरा। That is why marking scheme has been given by CBSE. So all the very best to all students.
इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज इट. फर्दर अपडेट्स के लिए बच्चों चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स.